जी सर, मैं बड़ा छोटा सा जवाब दूंगा। पॉइंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार पॉइंट ब्रिगेडियर साहब ने उठाया, लेकिन इसका जवाब ये बनता है बसंत अदब। आजकल मैं उर्दू सीख रहा हूँ सर, वो तो मैं जरा बड़े अच्छे जुमले लेकर बसंत अदब भी सीखा है मैंने। अच्छा, बसंत अदब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इंपीरियलिज्म था, आपने देखा कि उससे पहले जो फ्रेंच कॉलोनियलिज्म था, फिर उसके बाद जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था। ये सारा का सारा ब्लैक मनी था। 90% आज भी ब्लैक मनी बरतानिया के ऊपर है। ये सारी की सारी हुकूमत ताकतवर है, उसका काला धन उसके पास है, और जो अवाम है वो उस वक्त अब आपके सामने गरीब हो रही है। अच्छा, गरीब क्यों हो रही है? आपने देखा होगा कि इन्होंने अवाम को चुप कराने के लिए जो है वो वेलफेयर का निजाम लेकर आए, और वेलफेयर का निजाम जो है वो जिसको मैं कहता हूँ यानी अवामी ब्राइब है। ये अवाम को ब्राइब करते थे, और अवाम को वेलफेयर के नाम के ऊपर जो है वो पैदा हुए बच्चे को 100 यूरो दिया, फिर उसको हर 3 महीने बाद 300 यूरो दिया, फिर उसकी 18 साल तक उसकी परवरिश की, फिर उसके स्कूल कॉलेज को फ्री किया, और फिर उसको दारू शारू भी दी, और ये सारा निजाम उसके साथ चलता रहा। एंड देन यूनिवर्सिटी की फीस भी पे करते रहे, ये सारा मामला। तो पहले इनको जो है वो काला धन की जरूरत थी, फिर इन्होंने पॉलिसीज बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, इंपीरियलिज्म के तहत स्ट्रक्चर बनाया, और फिर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का आगाज कर दिया। अब हो गए ये गरीब। गरीब होने के बाद ये अपने तासुबात पे वापस चले गए, और वही किस्म के तासुब जो थे वो अब आपके सामने वापस नजर आ रहे हैं। ये ब्रिगेडियर साहब का जवाब है। मुमकिन तौर पे ये सही भी हो सकता है, और मुमकिन तौर पे गलत। मेक सेंस ब्रिगेडियर साहब कैसे देखते हैं? मेरी समझ में तो ये आता है कि अगर आप 1970s और 80s के ब्रिटेन को देखें, वहां कैसे तासुबात थे, अबाउट पाकी बोलते थे, डेरोगेटरी टर्म्स थी, उनके प्रोग्राम्स देखें, टीवी शोज, माइंड योर लैंग्वेज, मजाक उड़ाते थे दूसरे कल्चर्स का, उनके एक्सेंट्स का, एटसेट्रा। फिर उनके यहाँ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस का दौर आया, इन चीजों को बंद किया गया, लेजिस्लेशन की गई, ये सारा आई वॉश था। दे डिडंट एक्चुअली मीन इट। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक देखिए, ये गेम सारी होती है। आई थिंक एनीथिंग और एवरीथिंग, रादर नॉट एनीथिंग, एवरीथिंग दैट अ नेशन डज और शुड डू हैज टू बी इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की फॉरेन उसके बाद के टाइम की बात करें, जो मैंने पहले जिक्र किया, उस वक्त इनका नेशनल इंटरेस्ट ये था कि बाहर से लोग लाएं और जो कि रीबिल्ड करें और हमारी इकोनॉमी को दोबारा चलाएं। तो वो उनका नेशनल इंटरेस्ट उस वक्त बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो गया। बाद आहिस्ता आहिस्ता अब जब ये स्टेज आ गई है कि अब आबादी बढ़ गई है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम हो रही हैं, और ये जो माइग्रेंट्स की औलादें जो है सेकंड थर्ड जनरेशन जो है ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, दे आर मोर फोकस्ड, दे गेट मोर एजुकेशन, दे आर मोर एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग। तो ये सारे जॉब्स ये लेकर जा रहे हैं। अब IT शाइटी में आप देख लें तो इट इज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशियंस जो हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। और अभी जैसे चाइना के जो है यंगर जनरेशन जो है वो बहुत उभर कर सामने आ रही है। तो वो जो एक वाइट सुप्रेमेसी जो थी, एक वो जो एक इमेज था वाइट सुप्रेमेसी का, और जो एक वाइट मैन बर्डन, रडियार्ड किपलिंग ने के जमाने में कहा था कि ये उसका काम है कि वो बाकी सारी दुनिया को वो राय रास्त पे रखे और उनको हेल्प करे तरक्की में, ऑल दैट स्टफ। तो वो अब दैट इज अंडर थ्रेट। वाइट सुप्रेमेसी इज अंडर थ्रेट नाउ। अभी अगर यूके में राइट विंग की अगर कोई पार्टीज जो हैं या पॉलिटिकल एक एंगल उभर के आ रहा है, तो वो यही बात उनको डर लग रहा है कि कहीं ये ब्राउन साहब जो हैं ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। जर्मनी में अगर अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जो है अगर वो सामने आई का एस्पेक्ट जो है वो न्यूनाजीज्म का जो एस्पेक्ट है वो सामने आ रहा है, तो दैट इज अगेन एन एफर्ट के हमारी जो सुप्रेमेसी जो है वो किसी तरह से भी अंडरमाइन ना हो। ये जो इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं हर तरह से, जैसे डॉक्टर साहब ने अर्ज बताया पहले कि सीरियन जो है वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। अब और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, टर्क्स हैं या पाकिस्तानी, कौन से काले हैं, जब सब वो बहुत वो पढ़े लिखे लोग हैं। और जो अगली जनरेशन आ रही है इसी तरह से हर जगह पे, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, ऑल ओवर यूरोप खास तौर पे। तो दैट इज द फियर नाउ एंड दैट इज द फियर इन अमेरिका आल्सो। अमेरिका में अभी आप ये
ब्रिगेडियर साहब, मॉरल हाई स्टैंडिंग जो है, मैंने आई रोट दिस लाइन समवेयर, इफ यू अलाउ मी टू रिपीट इट, मॉरल हाई स्टैंडिंग जो है इज नॉट अ वर्च्यू, इट्स अ स्ट्रेटजी। तो ये जो यस, it is a strategy and it is aimed and focused at something to gain something. yes. और ये तो हमें एक दफा जब हम स्टाफ कोर्स कर रहे थे तो एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट हमें एड्रेस करने आया, वो बहुत एक अच्छा इनका सिस्टम है कि यू गेट टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड एम्बेसडर्स एंड साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन एंड टेक्नोलॉजिस्ट जो आके आपको एड्रेस करते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो उन्होंने आकर कहा था कि सुपर पावर जो होती है ना, दे हैव नो मॉरल्स, they just have national interest. तो आज अगर नेशनल इंटरेस्ट है तो वो हर एक डिक्टेटर को भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके हर बैठ के बातें हो रही हैं। ये जमहूरियत के चैंपियन सऊदीया में बैठ के फैसले करते हैं, फैसले कर रहे हैं। तो therefore there is no morality involved anywhere. और जैसे वो I think I've quoted this a number of times in my articles also. I think it was वो फ्रेंच का फिलोसोफर, क्या नाम थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने कहा था कि सिलेक्टिव मोरालिटी इज वर्स देन नो मोरालिटी एट ऑल। अब जैसे अमेरिका जो है सिलेक्टिव मोरालिटी, इजराइल के साथ उनकी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, फलस्तीनियों के साथ उनके सिलेक्टिव मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, पाकिस्तान के साथ क्या है, हिंदुस्तान के साथ क्या है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ उनकी मोरालिटी चेंज होती रहती है। Yes. So that is actually the dilemma in the geopolitics of this world. Yes. डॉक्टर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है होता हुआ? What is? अब एक तो मैं लार्जर पर्सपेक्टिव आपको दे दिया, एक तो मैंने ये बता दिया कि कौन से जीतेगी, यानी ये जो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये इसका मंशूर मजबूत है, लेकिन मजहब की वजह से क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स यूनियन जो CDU है, इसके जीतने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन मखलूत हुकूमत बनेगी PDM 1 PDM 2 की तर्ज की। अच्छा, दूसरी बात जो है वो मैंने अगली बात आपको कही कि ये आगाज हो चुका है यूरोपियन यूनियन के टूटने का, ठीक हो गया। और इससे पहले जो है मुझे शक है कि जर्मनी सबसे पहला मुल्क होगा जिसको ब्रेक्जिट के बाद ड्रेक्जिट होगा, और ब्रेक्जिट जो है वो मुझे ये जर्मनी से ये स्मेल आती है कि वो टूट सकता है। अच्छा, ये चैलेंजेस क्या हैं वो मैं आपके सामने अर्ज कर सकता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस पूरी दुनिया का मईशत है। पहले सारी लुटी हुई दौलत जो थी बरतानिया के पास थी, फ्रांस के पास थी, जर्मनी के पास थी, अमेरिका के पास थी, अब जो है वो तबाह हो चुके हैं। अब वो कॉलोनियलिज्म से जो खर्ची हुई ताकत थी अब वो नहीं है। अब जिसके पास स्किल है वो चलेगा और जिसके पास स्किल है नहीं है वो नहीं चलेगा। अब पॉइंट ये है कि जर्मनी की मईशत पिछले चंद सालों से जो है वो शदीद सुस्त रवि का शिकार है। सनती पैदावार में कमी है, महंगी तवानाई है, आलमी मंडियों में मुसाबकत का फुकदान है। अच्छा, चीन के साथ तिजारत में कमी हो गई। अच्छा, चीन का सबसे बड़ा मैटर है, और चीन के ऊपर मैं आपको सिर्फ अर्ज करता चलूं कि चीन को अगर जब मैं लूंगा तो अब यूरोप दोबारा से चाइना सेंट्रिक होने जा रहा है और चाइना ने इसमें कामयाबी हासिल कर रही है। अच्छा, आप सोचेंगे कि क्या मशीन जो है जापानीज मशीन जो थी वो ज्यादा अच्छी थी या चाइनीज मशीन थी? एक जमाना था कि लोग कहते थे कि सेकंड हैंड कोरियन मशीन ले लें या सेकंड हैंड जापानीज मशीन बेटर है चाइनीज मशीन से, लेकिन चाइना ने वो स्टैंडर्ड अचीव कर लिए कि अब माइनर फर्क के साथ क्वालिटी अभी भी जापानीज की है, लेकिन बाइंग पावर में नहीं आ रही। सो इसी तरीके से वही हालात पैदा हो गए। तो मैं आपको चाइना सेंट्रिक यूरोप बता रहा हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये यूरोजोन जो है वो चाइना सेंट्रिक हो जाएगा। अच्छा, उसकी मैं जो मोटी मोटी चीजें वो बाद में बताता हूं, लेकिन मैं बाकी चीजें बता दूं। अच्छा, अब जर्मनी का सबसे बड़ा जो मैटर है वो यूक्रेन जंग के बाद रूस पर यूरोपीय पाबंदियां और मुतबादिल तवानाई के जराये का महंगा होना। अच्छा, अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर काम नहीं किया है इन्होंने। अच्छा, जर्मनी ने रूस से तवानाई की दरामदात में कमी की है, जिसकी वजह से बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जर्मनी की सनती जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान, यानी पैदावारी लागत की वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक में जदीद टेक्नोलॉजी की तेज तरक्की और कम लागत की मसनूआत की दस्तयाबी, यानी उनकी प्रोडक्ट बहुत शानदार थी, लेकिन उनकी वही जो यानी इंपीरियलिस्ट सुप्रीमेसी, व्हाइट सुप्रीमेसी की जो सोच है कि हमारी BMW, हमारी मर्सिडीज, आपने देखा होगा कि ये कुछ कई खितों के अंदर C क्लास में भी आए थे, यानी मर्सिडीज की बेस्ट क्लास जो थी वो वही होती थी, वही लोग खरीद सकते थे। इनकी पाकिस्तान और बाकी C क्लास में C180, C200 इस तरह की कारें आ गई थी। अच्छा, अब जर्मनी के तीन बड़े गलत फैसले जो थे
वो इसको ले डूबे। और ये पूरी जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ब्रेक्जिट क्यों, अच्छा मैं अपनी पूरी गुफ्तगू को ब्रेक्जिट पे रखना चाहता हूं। ये मेरी प्रेडिक्शन भी रख लें या कैलकुलेशन भी रख लें, और आप मुझे इसके बाद में नलीफाई भी कर सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं। अच्छा, चीन के साथ तिजारत पर इन्हिसार करने वाले इक्तिसादी शरहों में इजाफे, रूस से सस्ते ईंधन की दरामद और दिफाई अखराजात को कम से कम रखने की सूरत में जर्मनी ने जो 3 बड़ी बाजियां लगाई हैं, जो गलतियां की हैं, वो ये है कि रूस से सस्ती कुदरती गैस हासिल करने का दौर अब उनका खत्म हो गया। अब जर्मनी और बाकी मानदा यूरोप के लिए अहम बात यह है कि वो जो है वो अल्टरनेट जराए पैदा करें, जिसकी उनके पास काबिलियत है ही नहीं। चुनाचे मेरी तरफ से वो सारे डिपेंडेंट हैं अब चाइना के। अच्छा, इसके अलावा एक मसला जर्मनी और चीन के माबैन जो पेचीदा ताल्लुकात भी हैं, जो कि पैदा कर रहा था अमेरिका। अब ब्रेक्जिट होने के बाद वो डिसीजन ले सकता है, क्योंकि पहले प्रेशराइज कर रहा था यूरोप को। अब ये जो वेनिस साहब की तकरीर के बाद जो है वो ब्रेक्जिट के रास्ते खुल रहे हैं, और यूरोप जो है वो मुख्तलिफ अपने पॉलिसीज बनाएगा और चीन के साथ पैदा करेगा। जहां मैं आपके सामने एक चीज जल्दी से पैदा, क्योंकि टाइम आपका कम है, मैं जल्दी से निपटा लूं, उसके बाद आप लास्ट कमेंट बेशक ब्रिगेडियर साहब से ले लीजिएगा। चीन में सर आप 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार कंपनीज हैं, 300 से ज्यादा, ह्यूज अमाउंट, 300 से ज्यादा इतने वेरिएंट और इतनी तादाद। कम से कम 50 यूरोप को 50 कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक कारें बरामद करने की मंसूबाबंदी कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर एम्बार्गो लगाया हुआ अमेरिका ने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम 25% के बजाय 35% लगाओ। मैं आपको बताऊं कि जब तक ब्रेक्जिट नहीं होगा, जब तक यूरोपियन यूनियन टूटेगी नहीं, तब तक वो लेवरेज के ऊपर रोक नहीं ले सकते। होना नहीं चाहिए कि जर्मनी अब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो चाइनीज कार पर डिपेंड हो चुका है, उसको ईवी अल्टरनेटिव कार चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी चाहिए। इस बुनियाद जी प्लीज। अच्छा, इस बुनियाद के ऊपर जो है वो मंसूबाबंदी कर चुके हैं। यानी आप जो समझ लें कि अमेरिका कह रहा है 35%, वो कह रहे थे 25%, मैं आपको बताऊं 10% भी छोड़ दें, आपको ड्यूटी फ्री के ऊपर जो है वो चाइना को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी यूरोप को कारें लेने के लिए। चुनाचे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये चाइना सेंट्रिक हो चुका है। हाल ही में किए गए दावे के मुताबिक चीनी हैकर्स की बात मैं करना चाहता था, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक मार्केट है वो कंट्रोल में। चुनाचे इस वजह से अमेरिका इजाजत नहीं देता कि अगर चाइना सेंट्रिक इलेक्ट्रिक कार्स पूरी दुनिया में चली जाती हैं तो वो एक बटन से पूरी दुनिया में वो कारें बंद भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब तिजारती हुजम के बारे में आखिरी बात करता हूं, और ताकि आपका टाइम खत्म हो रहा है। 2013 से 2023 के दरमियान चीन और यूरोप के दरमियान तिजारती हुजम में नुमाया इजाफा है, और 2013 में ये हुजम 560 अरब यूरो था। अब सर 2023 में बढ़कर 800 अरब यूरो से ज्यादा हो गया। चुनाचे मैं इसको प्रिसाइज करूं कि आपको, अच्छा सबसे पहले मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि जब हम इलेक्शंस को एनालाइज करते हैं, हमारा मकसद इस वक्त जो है वो एक थिंक टैंक का है। ब्रिगेडियर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, जो चौहान साहब कर रहे हैं, जो आपके पैनल लेकर आते हैं, इसका मकसद है कि पाकिस्तान का थिंक टैंक मजबूत हो और पाकिस्तान अपना गैप एनालिसिस करे कि हम यूरोप के साथ क्या कर सकते हैं। अगर ब्रेक्जिट होता है तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जर्मनी में कैसे ले सकते हैं। जर्मनी जो हाई कॉस्ट पर चला गया, हम लो कॉस्ट में उनको प्रोडक्ट बनाकर कैसे बेच सकते हैं। और अगर ह्यूमन रिसोर्स की उनकी जरूरत नहीं है तो हम यहां से बनाकर अपनी कौम को मजबूत करके फिर उनके लिए कैसे बेच सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि नेशनलाइजेशन होनी चाहिए और वो जो सेटलर्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो प्रोडक्ट तो उनको चाहिए, तो पाकिस्तान के पास तो बहुत बड़ा गैप है। घास बेच सकते हैं, सब्जियां बेच सकते हैं, चीजें बेच सकते हैं, लेकिन इसका गैप हमें ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम एनालाइज करते हैं, वरना आप लोग हमें सोचेंगे कि हम जर्मनी के यहाँ इलेक्शन को आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि ब्रेक्जिट को हम स्टडी कर रहे हैं, ब्रेक्जिट को हम स्टडी कर रहे हैं, चाइना सेंट्रिक को, और अब हमारे लिए क्या गैप है, पाकिस्तान के लिए गैप ही गैप है। बहुत फायदे हो सकते हैं, हुकूमत ठीक नहीं है, हुकूमत ठीक करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल थी, बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर एलिमेंट नजर आता है जिसकी वजह से सारी सिचुएशन बन रही है वो है यूक्रेन वॉर। रशिया पे सैंक्शंस, जर्मन इंडस्ट्री को उसका नुकसान, उन सैंक्शंस का, उनको एनर्जी नहीं मिली और आज यहाँ पे मामला पहुंचे हैं। आप लोग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, पाकिस्तान जिंदाबाद।